मानता था ना, हिटलर का मानना था वर्ल्ड वॉर 1 जर्मनी हारा है ज्यूज की वजह से। देखो, जो डिक्टेटर रहता है या प्रोपेगेंडा वाला मिनिस्टर रहता है ना, उसको एक दुश्मन चाहिए। वो क्या करता है, मेजॉरिटी के सपोर्ट के लिए माइनॉरिटी को अपना दुश्मन बना लेता है। हिटलर वही चीज का इस्तेमाल किया है। और आज तक देखोगे वर्ल्ड में जो लीडर्स लोग, जो रेसिस्ट टाइप का लीडर लोग रहता है, जो डिक्टेटरशिप वाला नेचर वाला लीडर लोग रहता है, वो लोग यही करता है, मेजॉरिटी को अपने पक्ष में करने के लिए माइनॉरिटी को दुश्मन बना के दिखाता है। हिटलर वही किया। जर्मन लोगों को अपने कंट्रोल में लेने के लिए बोला गया, देखो ये जीव जो है ना, ये तुम लोगों का दुश्मन है, ये गद्दार है, ये लोग की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम लोग हारे हैं, ये लोग को मार के हटा देना है। क्यों? ताकि मेन मुद्दा से लोगों का ध्यान भटका हुआ रहे, जॉब्स के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात ना हो, मेजॉरिटी माइनॉरिटी का जान का दुश्मन बने। बोले हाँ, यही जो है प्रॉब्लम का जड़ है, इसको ही हटाना है। समझ में आ रहा है हम क्या बोलने मांग रहे हैं, मेरा बोलने का क्या मतलब है? अभी भी होता है ना ये चीज, नजर आ रहा है हम लोगों को, ये कॉमन था। तो हिटलर भी वही करता था। हम लोग आईसीएसई क्लास 10 हिस्ट्री एंड सिविक्स में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, फासिज्म इन इटली एंड नाजिज्म इन जर्मनी, ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो, इससे पहले हम लोग पढ़े थे, ये कनेक्टेड है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इससे पहले हम लोग पढ़े, तो वो आपको पता रहना चाहिए। तो ये उसी के कॉन्टेक्स्ट में फासिज्म एंड नाजिज्म हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, फासिज्म का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? फासिज्म हम लोग बहुत सारे सुनते हैं ना, फासिस्ट गवर्नमेंट या फासिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय फासिज्म? और नाजिज्म, फासिज्म एंड नाजिज्म, ध्यान से समझो, फासिज्म एंड नाजिज्म दो मूवमेंट था, पॉलिटिकल मूवमेंट, जो कि इटली और जर्मनी में स्टार्ट हुआ था। फासिज्म स्टार्ट हुआ था इटली में, इसका लीडर कौन था? मुसोलिनी। नाजिज्म स्टार्ट हुआ था जर्मनी में अंडर द लीडरशिप ऑफ अडोल्फ हिटलर। हिटलर का नाम हम लोग सभी सुने, कभी ना कभी सुने ही है ना। मुसोलिनी हो सकता है बहुत कोई नहीं भी सुना होगा, बट हिटलर तो एकदम फेमस है, उसका नाम हम लोग सब सुने हैं। ठीक है ना। तो देखो, फासिज्म वर्ड का मतलब होता है, फासिज्म मीन्स एक्स, सॉरी एक्स बोल रहे, फासिस अ बंडल ऑफ रोड्स। फासिज्म का वर्ड का मीनिंग होता है बंडल ऑफ रोड्स। रोड्स होता है ना, उसका बंडल को बोलते हैं फासिस, उसी से आया ये वर्ड फासिज्म। ये एक इटालियन वर्ड है, क्योंकि इटली में मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो इटालियन वर्ड ही रहेगा। तो फासिज्म वॉज एन इंटेंसली नेशनलिस्टिक, एंटी कम्युनिस्ट एंड एंटी डेमोक्रेटिक मूवमेंट। द फासिस्ट बिलीव इन हैविंग अ पावरफुल डिक्टेटर होल्डिंग पावर बोथ टोटल इन कैरेक्टर एंड अनलिमिटेड इन टाइम। देखो, फासिज्म जो था वो एक इंटेंसली नेशनलिस्ट मूवमेंट था। नेशनलिस्ट मूवमेंट का मतलब अपने कंट्री को सबसे आगे रखना, मतलब जो है हम ही लोग हैं और बाकी और कोई नहीं है। एंटी कम्युनिस्ट मूवमेंट था, कम्युनिज्म के अगेंस्ट था ये। फासिस्ट का ये बिलीव करना था, ये बिलीव माना था कि एक पावरफुल लीडर होना चाहिए, ताकतवर लीडर, डिक्टेटर, कोई डेमोक्रेसी नहीं, कोई फालतू झमेला वोटिंग का नहीं, एक डिक्टेटर रहेगा, जो वो चाहेगा करेगा, उसके पास अनलिमिटेड पावर रहेगा, बोलेगा दिन को दिन रात को रात, तो वही मानना होगा। ये था फासिज्म का बिलीव, फासिस्ट का बिलीव। समझ में आया बात? अब आते हैं नाजिज्म में। सर नाजिज्म का मतलब क्या था? नाजिज्म भी वही था, एंटी डेमोक्रेटिक एंड रेशियलिस्ट मूवमेंट। एंटी डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी इन लोगों को पसंद है। देखो, जितना भी डिक्टेटर रहता है ना, वो लोग को डेमोक्रेसी पसंद नहीं। क्यों? उन लोगों को पता ही नहीं इलेक्शन होगा तो बेटा हमको हरा देगा तो थोड़ी कोई वोट देगा, तो इसीलिए उन लोगों को डेमोक्रेसी पसंद नहीं। और नाजिज्म में एक रेसिज्म वाला फीलिंग भी था, रेसिस्ट मूवमेंट था अगेंस्ट ज्यूज। यहूदी लोग को लाखों मिलियंस ऑफ ज्यूज को मारा गया, पता है ये नाजिज्म मूवमेंट में, नासिस्ट लोगों के द्वारा जर्मनी में। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो नासिज्म एंटी डेमोक्रेटिक और रेसिस्ट मूवमेंट था। समझ में आए बात? नाजी पार्टी का यह मानना था कि जर्मन एक मास्टर रेस है,
हम लोग ऊंचा, जैसे इंडिया में भी होता है ना ऊंचा जात नीचा जात, तो ऐसे जर्मन सोसाइटी में नाजी लोग का मानना था हम लोग मास्टर रेस है, जर्मन जो है आर्यंस, हम लोग मास्टर रेस है, हम लोग ऊंचा जात है और पूरा वर्ल्ड जो है हम लोग से नीचा है, हम लोग सबसे ऊंचा और पूरा वर्ल्ड हम लोग से नीचा। जैसे कुछ लोगों का इंडिया में भी फीलिंग है हम लोग ब्राह्मण, मतलब हम लोग एकदम ऊंचा जात और श्वेत दलित छूत, ये लोग तो छू नहीं सकते हैं ऐसा, तो वैसा फीलिंग था। समझ में आ रहा? रेसिस्ट मूवमेंट। अच्छा, क्या कॉज था? देखो लोग ऐसा नहीं है, अभी जैसे कि मान लो इंडिया में कोई डिक्टेटर खड़ा हो जाएगा तो ऐसे ही खड़ा हो जाएगा, लोगों का सपोर्ट चाहिए ना। समझ में आ रहा बात? तो डिक्टेटर लोग भी ऐसे डिक्टेटर नहीं बनता है, उन लोगों के पास लोगों का सपोर्ट रहता है। तो ऐसा क्या हो गया था जो फासिज्म और नाजिज्म जैसा डिक्टेटरशिप रूल स्टार्ट हो गया दो कंट्री में? तो कुछ तो रीजन होगा, तो वो रीजन पढ़ लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द कॉजेस फॉर द राइज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म? सबसे पहला कॉज था डिससैटिस्फैक्शन विद द पीस ट्रीटी। हम लोग पीस ट्रीटी पढ़े हैं ना, हम लोग पीस ट्रीटी पढ़े थे ना, क्या नाम था वो पीस ट्रीटी का? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वॉर जो खत्म हुआ था तो एक ट्रीटी साइन हुआ था, क्या नाम था वो ट्रीटी का? ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस, ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस जिसको बोलते हैं पीस ट्रीटी। वो ट्रीटी में इतना कुछ लिख दिया गया जर्मनी के अगेंस्ट, जर्मनी को एकदम झुका कर लेटा दिया गया जमीन में। तुम आर्मी नहीं रख सकते, तुम एयरफोर्स नहीं रख सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुमको ये फाइन देना। मतलब सोचो कितना, एक अगर मान लो हमसे और तुमसे लड़ाई हुआ और हम तुमको पकड़ के मारे और तुमको मारने में भी जो मेरा एनर्जी लगा, बोला चल तुमको मारने में मेरा बहुत एनर्जी लगा, खिलाओ पिज्ज़ा हमको ला के। क्यों? क्योंकि तुमको मारे जो कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, क्योंकि तुमको मारने में जो हम थके, कितना गलत बात होगा। तो जुल्म हो गया ना, एक तो मार भी खाओ, ऊपर से मार खाने में जो एनर्जी लगा है उसका भी भुगतान करो। सेम वही किया था जर्मनी के साथ, यूके वाला लोग, जो एलिस जो पावर था अगेंस्ट जर्मनी, मारा भी जर्मनी को और बोला तुमको मारने में जितना खर्च हुआ है वो सब दो, तुमको मारने में जितना नुकसान हुआ वो भी तुम दो, तुम्हारा कोल हम यूज़ करेंगे, तुम आर्मी नहीं रख सकते, तुम्हारा आर्मी को कट ऑफ कर दिए, तुम एयरफोर्स नहीं रख सकते, नेवी में इतना से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं तुम्हारा टेरिटरीज सब ज़मीन हड़प लिया गया, बांट लिया आपस में। तो तुम एक इंसान को जब टॉर्चर करोगे तो वो तो फटेगा ना। तो जर्मन लोगों के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर भर गया था, कोई भी गवर्नमेंट सस्टेन ही नहीं कर पा रहा था, इतना रुपया भरना पड़ा, जर्मनी तबाह और बर्बाद हो गया। वहाँ से निकल के आए हिटलर, बोला अब बेटा बताते हैं हम, बस अपना चालू कर दिया, वो लोग उसके साथ जुड़ने लगे। समझ में आया बात? दूसरा था इकोनॉमिक कंडीशन। वॉर के बाद ना इकोनॉमिक कंडीशन इटली और जर्मनी के एकदम खराब हो गया था, महंगा। देखो वॉर कभी भी अच्छा नहीं होता है, समझ में आ रहा? वॉर में क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। वॉर में पहले तो लाखों करोड़ों लोग मरता है, तो मरता है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली मरता है। इतना जो टूटा भाग, जैसे भी यूक्रेन में ले लो, यूक्रेन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म। अभी अगर वॉर रुक भी जाता है तो यूक्रेन को रीबिल्ड करने में कितना बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर चला जाएगा, है ना? तो इकोनॉमिक बर्डन जर्मनी एंड इटली का लोगों पे बहुत बढ़ने लगा। तीसरा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। वॉर के बाद जो भी गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा था ना इटली और जर्मनी में, वो चल नहीं पा रहा था, कोई गवर्नमेंट चला ही नहीं पा रहा था कंट्री को सही से। समझ में आ रहा है बात? कोई भी गवर्नमेंट कंट्री को सही से चला ही नहीं पा रहा था, तो लोग परेशान हो गया, यार कोई एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है, तो डिक्टेटरशिप स्टार्ट हो गया। जहाँ पे भी पावर वैक्यूम रहेगा तो वहाँ पे कोई ना कोई तो उसको फुलफिल करने के लिए आएगा ही। समझ में आ रहा है बात? टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी, वो आइडियोलॉजी को बहुत बढ़ावा दिया गया। हम लोग हायर रेस है, हम लोग बेस्ट है, अपना कंट्री को आगे रखना है। इसके चक्कर में क्या हुआ ना, लोगों के अंदर नफरत भर दिया गया। हम लोग बेस्ट है, वो खराब है, वो रिलीजन खराब है, वो कंट्री का लोग खराब है।
उसके बाद आता है क्लास कॉन्फ्लिक्ट। क्लास कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ गया था। क्लास कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है सर? अपर क्लास और लोअर क्लास में डिवीजन पैदा हो गया था। समझ में आ रहा बात? अपर क्लास और लोअर क्लास के लोगों के बीच में डिवीजन पैदा हो गया था। सर कैसे डिवीजन पैदा हो गया था? अपर क्लास का लोगों को लगता था ये जो निचला तबका का वर्कर है सिर्फ पैसा लेते हैं, काम नहीं करते, और वर्कर क्लास को लगने लग गया मेहनत हम लोग कर रहे हो और बेटा पैसा तुम कमा रहे हो। दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। समझ में आया? फिर आता है चैरिस्मेटिक लीडर्स। हिटलर जब बोलता था, उसका वीडियोस देखोगे यूट्यूब में, हिटलर जब बोलता था क्या उसका बोलने का स्टाइल था। आज भी हम लोग का जो लीडर है करता कुछ नहीं है, लेकिन बोलने का स्टाइल पे लोग फिदा है। एक बार खड़ा होकर बोलना चालू कर देंगे, बस सब सुनना आ गया। क्यों? क्योंकि लोगों को बोलने वाला पसंद है ना। अगर हम अपने बात को अच्छे से रखेंगे, जैसे कि मान लो मेरा कुछ बात है, अगर हम लोगों के पास अच्छे से एकदम सजा धजा के रखेंगे, लोग मान लेगा। बट हम सही नहीं भी बोल रहे, गलत भी बोल रहे हैं, बट अगर उसको एकदम जोश के साथ, अभी जैसे कि बहुत सारे हम लोग जहाँ पे ट्यूशन पढ़ते थे ना 10 में, वो सर एकदम फाकीबाज थे। हम लोग जहाँ 10 में पढ़ते थे एकदम फाकीबाज टाइप के सर थे। वो बोलते बहुत अच्छा थे। हम लोग जब भी जाते थे, डॉक्टर बनाएंगे तुम लोग को, ऐसा पढ़ना है, 90% आएगा, ये करना है, एकदम ऐसा खाली जोश में बोलते थे। हम लोग बच्चा उस वक्त 10 के स्टूडेंट बोलते थे, वाह यार सर क्या बोल रहे, सही हम लोग 90% आ जाएगा। हम लोग आ जाते थे। फिर एक हफ्ता तक सर गायब, फिर 1-2 हफ्ता बाद आते थे, थोड़ा बहुत पढ़ाए, तुम लोग के लिए ये किताब खरीद रहे, ये नोट्स बना रहे हैं, 90% आएगा तुम लोग का। तब जो बोलेंगे बस वही सुनना है। हम लोग फिर जोश में आ जाते हैं, फिर हम लोग घर आ जाते हैं। तो बोलने का जो स्टाइल है वो भी लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। तो हिटलर और मुसोलिनी का जो स्पीच का स्टाइल था ना, वो लोग ऑडियंस को एकदम अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता था। समझ में आ रहा है बात? तो ये सब क्या था? ये सब था रीजन। किस चीज का रीजन था? फॉर्मेशन ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म मूवमेंट। एक और पॉइंट था लीग ऑफ नेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन फॉर्म हुआ था ना, कि आगे इसके तरह और कोई लड़ाई हम लोग को देखना नहीं है। फेल हो गया, लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। तो फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन भी था एक रीजन। अच्छा, हिटलर को फ्यूरर भी बोला जाता था, द फ्यूरर। फ्यूरर का मतलब होता है लीडर। ठीक है, चलो अब थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग मुसोलिनी के बारे में। मुसोलिनी जो है गवर्नमेंट फॉर्म किया था 1922 में। इसका पूरा नाम है बेनिटो मुसोलिनी। ठीक है, ये अपने पार्टी में एक्स सोल्जर्स, फार्मर्स, वर्कर्स लोग को लेने लगा। ये लोग का जो मेंबर था वो लोग ब्लैक यूनिफॉर्म पहनते थे, इसीलिए लोगों को बोला जाता था ब्लैक शर्ट्स। तो मुसोलिनी का जो पार्टी के मेंबर लोग थे, कौन कलर का शर्ट पहनते थे? ब्लैक शर्ट्स। ठीक है ना। तो क्या होता है, 28 अक्टूबर 1922 में ये लोग रोम की तरफ मार्च करते हैं। इन लोग को आता हुआ देख किंग घबरा जाता है, किंग बेचारा डर जाता है और खुद से ही मुसोलिनी को बोलता है लीजिए गद्दी संभालिए, हम हट जा रहे। क्योंकि पता है नहीं हटेंगे तो फांसी दे देगा, क्योंकि पार्टी पावर है ना उसके पास। क्लियर हुआ? समझ में आया बात? अच्छा, मुसोलिनी का क्या फॉरेन पॉलिसी था? मुसोलिनी जो था इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर बिलीव नहीं करता था। मतलब क्या है, लिबर्टी कुछ नहीं, जो हम बोलेंगे वो सुनना है, मेरा बात मानना पड़ेगा। और एक्सपेंशन वाला पॉलिसी अपनाया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री को हथियाना है, अपने अंडर करना है। ठीक है, तो ये लड़ाई झगड़ा करने लगा और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को अपने कंट्रोल में लाने का कोशिश करने लगा। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग हिटलर का नाजी पार्टी में, जो कि 1933 में फॉर्म हुआ। एडोल्फ हिटलर का जो पार्टी का मेंबर लोग था, वो लोग ब्राउन शर्ट्स पहनता था। कौन कलर का शर्ट्स? ब्राउन शर्ट्स। ठीक है, तो देखो हिटलर का आइडियोलॉजी क्या था। हिटलर का एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है माइन काम्फ। मतलब माइन काम्फ का मतलब होता है माई स्ट्रगल जर्मन में।
जिसमें वो डिटेल में बहुत सारा चीज़ लिखा है और जिसमें वो बोला गया है कि आर्यन जर्मन जो है ये सुपर रेस है, सुपीरियर रेस वाला लोग है। समझ में आ रहा बात? मतलब हम लोग ऊंचा जात का है, हम लोग के सामने सबको झुकना है। ठीक है। और ये एलिमिनेशन ऑफ ज्यूज, इसके अंदर नफरत भरा हुआ था ज्यूज के अगेंस्ट। ये मानता था ना, हिटलर का मानना था वर्ल्ड वॉर 1 जर्मनी हारा है ज्यूज के वजह से। देखो, जो डिक्टेटर रहता है या प्रोपेगेंडा वाला मिनिस्टर रहता है ना, उसको एक दुश्मन चाहिए। वो क्या करता है, मेजॉरिटी के सपोर्ट के लिए माइनॉरिटी को अपना दुश्मन बना लेता है। हिटलर वही चीज का इस्तेमाल किया है। और आज तक देखोगे वर्ल्ड में जो लीडर्स लोग, जो रेसिस्ट टाइप का लीडर लोग रहता है, जो डिक्टेटरशिप वाला नेचर वाला लीडर लोग रहता है, वो लोग यही करते हैं, मेजॉरिटी को अपने पक्ष में करने के लिए माइनॉरिटी को दुश्मन बना के दिखाता है। हिटलर वही किया। जर्मन्स लोगों को अपने कंट्रोल में लेने के लिए बोला गया, देखो ये ज्यू जो है ना, ये तुम लोगों का दुश्मन है, ये गद्दार है, ये लोग की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम लोग हारे हैं, ये लोग को मार के हटा देना है। क्यों? ताकि मेन मुद्दा से लोगों का ध्यान भटका हुआ रहे, जॉब्स के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात ना हो, मेजॉरिटी माइनॉरिटी का जान का दुश्मन बने। बोले हाँ, यही जो है प्रॉब्लम का जड़ है, इसको ही हटाना है। समझ में आ रहा है हम क्या बोलने मांग रहे हैं? मेरा बोलने का क्या मतलब है? अभी भी होता है ना ये चीज, नजर आ रहा है हम लोगों को, ये कॉमन था। तो हिटलर भी वही करता था। इसका डोमेस्टिक पॉलिसी जो था, वायलेंस, लड़ाई झगड़ा का, हेट्रेड अगेंस्ट ज्यू, और ये वन पार्टी बस बोलता था, कोई ओपोजिशन नहीं, जो है हम हैं, जो हम बोलेंगे वो होगा, कोई ओपोजिशन का बात सुना नहीं जाएगा। स्कूल्स, रेडियो, टेलीविजन सब हिटलर का गुण गाने लगा। आज भी तो का यही होता है, गोदी मीडिया वर्ड हम लोग यूज करते हैं ना, मतलब वो पार्टी इन पावर जो रहता है बस उसका बढ़ाई करेगा। मीडिया का काम उस वक्त भी हिटलर उसी तरह से मीडिया को यूज कर रहा था, प्रोपेगेंडा की तरह, अपना बढ़ाई, सिर्फ अपना प्रचार हो रहा है, कोई काम का बात नहीं हो रहा है। ठीक है ना। 1937 में एक घेटो लॉज पास होता है। घेटो लॉज में क्या होता है ना, कोई भी जर्मन, कोई भी जीव जर्मन लेडी से शादी नहीं कर सकता है, और जीव्स लोग कोई भी गवर्नमेंट जॉब में पोस्ट नहीं हो सकता है, वोट नहीं कर सकता है, और उन लोग को एकदम अलग कर दिया गया कि तुम लोग सिटी से एकदम बाहर रहोगे। इसके बाद फिर एक गैस चेंबर, मतलब हिटलर ऑर्डर दे दिया जीव को काट दो, डायरेक्ट काट दो। और फिर देखा यार काटने में तो बहुत टाइम लग जा रहा है, अब एक एक को पकड़ पकड़ के काटेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। एक गैस चेंबर बनाया, बड़ा सा एरिया, सबको भेज दिया, गैस चेंबर में बंद किया, चारों तरफ से सील्ड है, पाइप से जहरीला गैस छोड़ दिया। एक बार में हजारों लोग कुछ मिनट में मर गया। बहुत दर्दनाक तरह से हुआ। समझ में आया? लोगों को एकदम जानवर की तरह रखने लगा है, लोगों को एकदम जानवर बनाकर रखने लगा है, भूख प्यास से मार दे रहा, खाना पीना कुछ नहीं, तड़प के मरो, और जो बच जाता गैस डालता, बट गैस से गायब। माना जाता है लगभग कितना लाख ज्यूस को जो है मारा गया है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ज्यूस को। समझ में आया? अच्छा, क्या सिमिलैरिटी है फासिज्म और नाजिज्म के बीच में? फासिस्ट एंड नाजिस्ट के बीच में क्या सिमिलैरिटी है? पहला, एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म और फासिज्म एंड नाजिज्म। ये लोग जो था ना, बोथ फासिज्म एंड नाजिज्म, एंटी इंटेलेक्चुअल था। एंड सर एंटी इंटेलेक्चुअल का क्या मतलब? अब वो एंटी इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है इंटेलिजेंस से कोई काम नहीं होगा, जो बोले वो सुनना होगा, बैठो तो बैठो, उठो तो उठो, जो ऑर्डर दे रहे हैं उसको मानना पड़ेगा। लीडर इज ऑलवेज राइट, जो लीडर बोल रहे हैं वो मानना है, लीडर के बात नहीं सुनोगे भगा दिया जाएगा, जान ले लिया जाएगा। समझ में आया बात? और क्या कॉमन था दोनों के बीच में? नेगेटिव व्यू ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी पसंद नहीं हुआ। तो डेमोक्रेसी क्या होता है? वन मैन वन रूल, वन मैन वन रूल, कोई ओपोजिशन नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई इलेक्शन नहीं, जो है हम लोग है, जब तक चाहे रूल करे। तीसरा,
एग्रेसिव नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी। तीनों ही जो है ना देशभक्ति को यूज किया लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। देशभक्ति, मेरा देश बड़ा, मेरा देश सबसे आगे, मेरा देश सबसे आगे, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए यूज किया। और इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा देश के अंदर कब्जा करना है और लड़ना है और उन लोग को अपना गुलाम बना लेना है, ये व्यूज था। एंटी कम्युनिज्म, वो लोग कम्युनिज्म के ऊपर बिलीव नहीं करते थे, कम्युनिस्ट मूवमेंट के अगेंस्ट थे दोनों ही, ठीक है। और रेशियलिस्टिक पॉलिसी, देखो नाजिज्म में तो रेशियलिस्टिक पॉलिसी था ही, वो लोग तो ज्यूज को एकदम नीचे नज़र से देखता था। फासिज्म में स्टार्टिंग में रेशियलिस्टिक पॉलिसीज नहीं था, बट बाद में हिटलर का इन्फ्लुएंस में आके फासिज्म इटली में भी रेशियलिस्टिक पॉलिसीज इंट्रोड्यूस होने लगा, वहाँ भी ज्यूज के अगेंस्ट होने लगा। सब समझ में आया बात? ये सब क्या था, कॉमन था दोनों के बीच में, बट ऐसे नहीं था सब कुछ कॉमन था, कुछ डिफरेंस भी था। क्या डिफरेंस था फासिज्म और नाजिज्म की आइडियोलॉजी में? पहला, इकोनॉमी में फासिज्म का जो इकोनॉमी था, मुसोलिनीज थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट स्टेट नीड्स अ लिटिल इलैबोरेशन। देखो यहां पे जो था एक सेंट्रल बॉडी था फासिस्ट मिनिस्टर्स का, वो लोग अलग अलग मिनिस्ट्री को हेड करता था और इकोनॉमी चलता था, वो लोग डिसाइड करता था। फासिस्ट मूवमेंट का जो लीडर लोग था, ये लोग अलग अलग डिपार्टमेंट का हेड था, ये लोग डिसाइड करते थे कितना घंटा काम होगा, कितना पैसा देना है, क्या देना है, समझ में आ रहा है। और ये लोग मिनिस्टर्स लोग को कंट्रोल कौन करता था? मुसोलिनी कंट्रोल करता था, ठीक है। और नाजिज्म में क्या था? नाजिज्म में बड़ा बड़ा बिजनेस सेक्टर्स था, वो लोग कंटिन्यू करता था, लेकिन वो लोग मतलब बिजनेस मेरा है, हम चला रहे, बट गवर्नमेंट मेरे ऊपर नज़र रखेगा, मेरे ऊपर कंट्रोल रखेगा, सैलरी, सामान का दाम गवर्नमेंट फिक्स करेगा। फैक्ट्री ओनर काम बंद नहीं कर सकता है, उसी तरह वर्कर हड़ताल में नहीं जा सकता था, काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह हिटलर का जो पॉलिसी था वो रेशियलिस्टिक पॉलिसी था, ज्यूज के अगेंस्ट था, रेशियलिज्म था। बट फासिज्म में रेशियलिस्टिक आइडियोलॉजी स्टार्टिंग में नहीं था, लेटर स्टेज में आ जाता है हिटलर के इन्फ्लुएंस में। ये है दोनों के बीच में डिफरेंस, समझ में आया? क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये जो है मेरा चैप्टर है फासिज्म इन इटली एंड नाजिज्म इन जर्मनी। इसमें देखो सिलेबस में तो दो ही चीज़ दिया हुआ है, और तुमको कॉन्टेक्स्ट जानने के लिए तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस में दिया हुआ है कॉजेज ऑफ राइज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म, ये दो चीज़ अपने सिलेबस में, बट तुमको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उस कॉन्टेक्स्ट में तुम आंसर लिखोगे ना। क्लियर पॉइंट? कुछ पूछना है? ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया है। वीडियो